हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करते हैं और वो समाचार देने का प्रयास करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कथित गड़बड़ी के अमेरिका में राजनीतिक शरण में रहने वाले सैयद शुजा के जरिए लगाए गए आरोप, सरकार के जरिए किए गए खंडन और शुजा के जरिए दोबारा फैक्ट्स सामने रखने पर अब तक 3 एपिसोड किए हैं, जिन्हें आप लोगों ने काफी पसंद किया है। अभी तक सरकार और गोदी मीडिया इन आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं और सैयद शुजा की पहचान पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके द्वारा रखे गए फैक्ट्स की छानबीन की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में कुछ और फैक्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के साथ समीक्षा आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन सी ताकतें हो सकती हैं। हम कम से कम अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखकर सोच सकते हैं और अगर फैक्ट्स और समीक्षा यानी एनालिसिस और तज्जिए में कोई दमदार बात लगे तो इस पर चर्चा तो की ही जा सकती है। अब से पहले तक इसमें क्या हो चुका है जानने के लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एपिसोड 80, 81 और 82 आप जरूर देख लें। मई 2010 में बीबीसी ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वे भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने के लिए एक डिवाइस बनाने में सफल हो गए हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स एक मोबाइल फोन के जरिए टेक्स्ट मैसेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भेजकर चुनाव परिणाम बदलने में सफल हो गए थे। उस समय इन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें घर में बना ये डिवाइस मशीन में लगाकर हैक करते हुए दिखाया गया था। प्रोफेसर जे एलेक्स हल्डरमन ने, जो कि इस प्रोजेक्ट के चीफ थे, उन्होंने बताया था कि इस डिवाइस से चुनाव परिणाम बदलना संभव है। 2010 में भाजपा के एक नेता जीवीएल राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क किताब लिखी थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ थी। उस किताब में कुछ हिस्सा भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी लिखा था। उन्होंने भी ईवीएम हटाने की मांग का समर्थन किया था। द क्विंट ने मई 2017 में एक आर्टिकल में बताया था कि इंग्लैंड, इटली, जर्मनी ने ईवीएम पर पाबंदी लगा दी है और साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोट लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम को हटाने के लिए दुनिया भर में सहमति है। उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल प्रिंटिंग भी जुड़ी होनी चाहिए, इस पर सहमति है। कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू की गई थी, लेकिन चुनावों में सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यापन के बारे में गंभीर संदेह जल्द ही उठाए गए। ये सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर ने लिखा था। अक्टूबर 2006 में नीदरलैंड ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2009 में आयरलैंड ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इटली ने भी ऐसा ही किया था। मार्च 2009 में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए मतदान को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, ये कहते हुए कि पारदर्शिता एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन दक्षता संवैधानिक रूप से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में शीघ्र चुनाव नतीजे आए, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अमेरिका के भी 64% राज्यों में ईवीएम मशीनों पर पाबंदी लगी हुई है। अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं है कि वो सैयद शुजा के आरोपों की जांच कराने के लिए तैयार हो। मार्च 2017 में यूट्यूब पर काफी मशहूर एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी जो कि निर्झर और नीले भटनागर ने बनाई थी। उसमें बड़े गंभीर बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। उसमें कहा गया था कि ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को व्यवसाय बना लिया गया है। यह बहुत बड़ी बात थी। बाहरी ताकतें अपनी पसंद की सरकारें लाने के लिए
ईवीएम मशीनें इस्तेमाल करती हैं। यह बात भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में कही गई थी। आमतौर पर इन मशीनों का इस्तेमाल विकासशील और गरीब देशों में किया जाता है। इसके अनुसार भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला और यूक्रेन जैसे देशों में इन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देश इन मशीनों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि बड़े अमीर देश उनकी नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदा को लूटते हैं। यह बात उसमें कही गई थी। यह बहुत बड़ी बात है। सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां लूट जारी रखती हैं। यह भी कहा गया था इस डॉक्यूमेंट्री में। हमारे यहां भी सरकार की पसंदीदा कंपनियां कौन सी हैं आप सब जानते हैं। इंटरनेट और मोबाइल आने के बाद बैलेट पेपर्स वाली वोटों में हेरफेर करना मुश्किल हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि ईवीएम में बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम तमाम कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से 2014 इलेक्शन हुए, जिस पर सैयद शुजा आरोप लगा रहे हैं कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि कागज का वोट सस्ता भी है। महंगी मशीनें हर 10 साल में बदली जाती हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक आकलन के अनुसार 5 वर्ष में जितना कागज मतदान में खर्च होता है, इतना कागज देश में एक दिन में अखबार छपने पर खर्च हो जाता है। अगर ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों को हाथ से गिनने के विकल्प की बात हो रही है, तो मतपत्र हाथ से गिनने में क्या कठिनाई है, क्या मुश्किल है? यह सवाल इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इस डॉक्यूमेंट्री में उठाया गया है। कहा गया है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में चुनी गई सरकारें सीधे विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलकर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथों देश को बेच देती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सरकारी आंकड़ों का आकलन किया। सीधा विदेशी निवेश उसे कहते हैं जब कोई विदेशी सरकार या संस्थान किसी उद्योग या व्यापारिक एक्टिविटी में धन निवेश करता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में सीधा निवेश जो विदेश से आया था वो $30,930 मिलियन था, जो 2016-17 में बढ़कर $43,478 मिलियन हो गया। ये आपके सामने है सरकार के आंकड़े। इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे आगे मैं बताता हूं। इस सरकार ने रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी 100% सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दी है। ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी 100% विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है इस वर्तमान सरकार के जरिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देश में बढ़ती हुई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तादाद के बारे में कुछ सूचनाएं आपको देता हूं। यह वो स्थान होता है जहां विदेशी उद्योगपतियों और व्यापारियों को विदेश से बिना कस्टम ड्यूटी के सामान आयात करने और देश के अंदर से सामान लेने की अनुमति होती है। रोजगार के मौके बढ़ते हैं। इसका एक ये फायदा है जो बताया जाता है, जो आमतौर पर गरीब देशों में या डेवलपिंग कंट्रीज में सस्ती जो लेबर मिल जाती है, उसका वो विदेशी कंपनियां उसका फायदा उठाती हैं। उसमें जो होस्ट कंट्री है वो ये कहता है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बार बार सरकार कहती है कि हम रोजगार बढ़ा रहे हैं। वो उन विदेशी कंपनियों में भी जो रोजगार मिलता है उसके लिए भी सरकार अपनी सफलता गिनवाती है। इन कंपनियों पर पहले 5 साल में 100% इनकम टैक्स माफ होता है जो विदेशी कंपनियां आती हैं। अगले 5 साल में इनकम टैक्स में 50% की छूट होती है और फिर अगले 5 साल में यानी 10 साल बाद निर्यात के लाभ का 50% देश में ही दोबारा निवेश करना होता है। वर्ष 2000 तक देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होते थे, बल्कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी SEZ होते थे। सितंबर 2017 तक देश में 221 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित हो चुके थे और जनवरी 2018 तक 423 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को औपचारिक मान्यता मिल चुकी थी। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 ने देश की विदेशी निवेश नीति में और संशोधन किया और
ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदल दिया गया। इस समय महत्वपूर्ण एसईजेड सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरला, कांडला और सूरत गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा पश्चिम बंगाल और नोएडा उत्तर प्रदेश और इंदौर मध्य प्रदेश शामिल हैं। आपको मैं साथ साथ बताता चलूं कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही। सरकारें बदल रही हैं लेकिन किसानों की समस्या हल नहीं हो रही। वादे सब करते हैं, उनके जो ऋण माफी की बात होती है दूसरे तरीकों से, लेकिन वो आत्महत्याएं जारी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को जमीन बेचने पर विवश किया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही हो। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जहां सरकार के पसंद के बड़े व्यापारिक और औद्योगिक घरानों ने ऐसे इलाकों में जमीनें खरीदी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में। मुझे याद है ईरान में शाह की हुकूमत के दौरान ऐसा कानून बनाया गया था कि जो फसलें और अनाज वगैरह अमेरिका से आयात होने होते थे उन फसलों को उगाने की ईरानी किसानों को इजाजत नहीं होती थी। यानी हम देश में जो चीज पैदा कर सकते हैं वो हम यहां पैदा ना करें, बल्कि विदेशी सरकारों और विदेशों को ये अवसर दे दें कि वो अपने यहां से एक्सपोर्ट करें और यहां से हमारा पैसा ले जाएं। बाद में इस्लामी क्रांति 1979 में कामयाब हुई और अब वो अपनी जरूरत के लिए बड़ी हद तक सक्षम हो चुका है। ये ईरान के बारे में बता रहा हूं। इन तथ्यों को देखकर लगता है कि अगर सैयद शुजा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों की छानबीन कराई जाए तो जिस तरह से सीधे विदेशी निवेश और खुलकर इजाजत दी जा रही है और विदेशी उद्योगों को देश में बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी ताकतें देश को एक्सप्लॉइट यानी शोषण कर रही हों। यह बात अपनी जगह पूरी तरह दुरुस्त है कि डेमोक्रेसी में हर मतदाता के मत को पूरा महत्व तभी मिलेगा जब इलेक्शन प्रक्रिया पर विश्वास होगा और जनता की पसंद की सरकार बनेगी। जिस तरह से भाजपा सरकार में शामिल लोगों को 50 साल तक राज करने का विश्वास था, उससे भी शक होता है। नहीं तो जिसे यह मालूम हो कि अभी 5 साल के लिए सरकार में है, अगर जनता चाहेगी तो फिर से सरकार में आएंगे। यदि जनता ने हमारे समर्थन में वोट नहीं किया तो सरकार से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष वाली बात अहंकार के साथ नहीं कह सकता। इस शक को दूर करने के लिए भी सैयद शुजा के आरोपों की जांच जरूरी है। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद घंटी के आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आप सच्चाई को देश विदेश तक पहुंचाने में सहयोग करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।